क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कोशिकांग पढ़ रहे थे। और कोशिकांग में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये दो चीज़ें हो गई थी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केंद्रक, न्यूक्लियस। ये मान लो कोई एक कोशिका है और कोशिका के मध्य में ये क्या है? केंद्रक। तो सबसे पहले केंद्रक पहली चीज किसकी खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने केंद्रक की खोज की। और किस पे एक्सपेरिमेंट करके ये खोजा था केंद्रक? तो एक पौधा था आर्किड का, आर्किड के पौधे से खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। और कहाँ से खोजा? तो आर्किड के पौधे से इसको खोजा। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था स्ट्रॉसबर्गर। इन्होंने केंद्रक के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि हर एक केंद्रक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित केंद्रक से होती है। सबसे पहले खोज किसने की केंद्रक की? तो रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे, आर्किड के पौधे से उन्होंने केंद्रक की खोज की। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए स्ट्रॉसबर्गर, उन्होंने क्या बोला कि हर एक केंद्रक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित केंद्रक से होती है। मतलब कि अगर कोई एक कोशिका है, उसका कोशिका विभाजन हो रहा है, तो कोशिका विभाजन के पहले कोशिका में केंद्रक होगा और जो नई कोशिकाएं बनेंगी उनमें जो केंद्रक बनेगा वो केंद्रक दरअसल उसी कोशिका से, वो जो पहले कोशिका थी उसी के केंद्रक से डिवाइड होके बनता है। ये बताया हमें किसने? स्ट्रॉसबर्गर ने। तो यहाँ तक क्लियर है। खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किस पौधे से? आर्किड के पौधे से। और अगर कथन आ जाए कि हर एक केंद्रक की उपस्थिति पूर्व उपस्थित केंद्रक से होती है, ये किसने कहा? यह किस वैज्ञानिक ने बताया? तो ये बताया स्ट्रॉसबर्गर ने। उसके बाद में किसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं? उपनाम जो इसको हम बोल सकते हैं कि इसके उपनाम क्या क्या हो सकते हैं? एक वैज्ञानिक थे जिनको बोला जाता है हैमरलिंग। उन्होंने केंद्रक के बारे में कहा कि कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक होता है। या कोशिका का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? तो केंद्रक को बोलते हैं। कंट्रोलर ऑफ सेल किसे बोला जाता है? तो वो भी किसको बोला जाता है? केंद्रक को बोला जाता है। डायरेक्टर ऑफ सेल किसको बोला जाता है? तो वो भी किसको बोला जाता है? केंद्रक को बोला जाता है। उसके बाद में मैनेजर ऑफ सेल किसे बोला जाता है? मैनेजर ऑफ सेल वो भी कौन होता है? केंद्रक। तो ये सारी चीजें याद रखना है कि कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। कोशिका का डायरेक्टर कौन होता है? तो वो भी कौन होता है? केंद्रक होता है। कोशिका का मैनेजर कौन होता है? तो वो भी केंद्रक होता है। और कोशिका का मस्तिष्क कौन होता है? तो उसका भी आंसर क्या होगा? केंद्रक होगा। अब ये केंद्रक जो है वो किन कोशिकाओं में पाया जाता है और किन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक
कोशिकाएं और दूसरी यू कैरियोटिक कोशिकाएं। पढ़ाएंगे अभी प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं और यूकैरियोटिक। जो वायरस बैक्टीरिया में पाई जाती हैं वो प्रोकैरियोटिक, और जो हम लोगों में पाई जाती हैं वो यूकैरियोटिक। बस इतना समझ लीजिए अभी आप। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें आद्य स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। आद्य स्पष्ट मतलब केंद्रक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें कैसा केंद्रक पाया जाता है? स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद याद रखना है। सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं वो तो ये पूछा जाता है केंद्रक से कि कोशिका का मस्तिष्क कौन होता है, या डायरेक्टर ऑफ सेल कौन होता है, मैनेजर ऑफ सेल कौन होता है। ये सवाल पूछा जाता है। या पूछा जाता है कि किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो जो स्तनधारी वर्ग है, तो स्तनधारी की आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स, स्तनधारी वर्ग की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये चीज समझ गए? एक तो स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज कि जो जंतु पादप होते हैं, जंतु में तो स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाएगा, लेकिन जो पादप होते हैं उनमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। दो, एक तो फ्लोएम पाया जाता है और दूसरा जाइलम। जाइलम क्या कार्य करता है? जो जल होता है वो पहुंचाता है पेड़ को, और फ्लोएम फूड पहुंचाता है। तो जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम की जो संवाहिनी नलिकाएं होती हैं, फ्लोएम की संवाहिनी नलिकाएं, उसमें भी केंद्रक पाया नहीं जाता है। फ्लोएम की संवाहिनी नलिकाओं में नहीं पाया जाता। दो अपवाद हैं इसके कि केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है। पहली चीज़ कि स्तनधारी वर्ग की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरी चीज़ जितने भी प्लांट्स हैं और उनमें जो ये फ्लोएम होता है जो फूड ले जाता है पेड़ को, उसकी जो संवाहिनी नलिकाएं होती हैं उसमें भी, या संवाहिनी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन एक यहाँ से अपवाद के अंदर एक अपवाद याद रखना है। अपवाद के अंदर भी एक अपवाद है कि स्तनधारी वर्ग में ऊंट और लामा, ऊंट एवं लामा की आरबीसी में पाया जाता है। ये चीज समझ गए? पहली चीज कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आद्य स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, मतलब कि स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरी चीज यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। फिर अपवाद आया कि जो स्तनधारी वर्ग है उसकी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ये तो जंतु जगत की बात। अब पादप जगत में जो पादपों में फ्लोएम पाया जाता है जो फूड ले जाने का काम करता है, उसकी जो संवाहिनी नलिकाएं या संवाहिनी कोशिकाएं होती हैं उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। अब अपवाद स्तनधारी वर्ग में तो आरबीसी में पाया ही नहीं जाता, लेकिन उसमें भी एक अपवाद है कि जो ऊंट होता है, ऊंट और लामा, ये दो जो पशु हैं, इनकी जो आरबीसी है इसमें केंद्रक पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अब केंद्रक का साइज क्या होता है, शेप कैसी होती है केंद्रक की? तो जो इसका साइज होता है, आकार, वो 5
माइक्रोन से लेके 30 माइक्रोन तक केंद्रक का जो आकार होता है वो 5 माइक्रोन से लेके 30 माइक्रोन तक। अब जो इसकी आकृति होती है शेप, वो गोलाकार भी होती है, अंडाकार भी होती है और लंबवत। ये 3 शेप होती हैं, गोलाकार, अंडाकार और लंबवत। लेकिन इसमें भी आपको अपवाद याद रखना है। अपवाद आपको इसमें भी याद रखना है कि जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ब्लड में जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनका जो केंद्रक होता है, WBC के केंद्रक की आकृति निश्चित नहीं होती। जो WBC होती है उनका जो केंद्रक होता है, उसकी जो आकृति होती है वो कोई निश्चित नहीं होती कि गोलाकार होगा, अंडाकार होगा या लंबवत। वो किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक, ये समझ गए। आकार 5 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक, आकृति गोलाकार, अंडाकार और लंबवत। लेकिन अपवाद याद रखना है कि जो WBC के केंद्रक की आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है। उसके बाद आता है कि अगर एक कोशिका में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, एक कोशिका में कितने केंद्रक पाए जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि एक कोशिका में, जनरली हम लोग यही सोचेंगे ना कि एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, तो जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है उसे एक केंद्रकीय कोशिका बोलते हैं। जैसे कि मनुष्य। लेकिन जिसमें 2 केंद्रक पाए जाएं उसे क्या बोलेंगे, तो उसे द्विकेंद्रकीय कोशिका। अब यहां से सवाल बनता है कि 2 केंद्रक किसमें पाए जाते हैं, तो याद रखना पैरामीशियम। जो पैरामीशियम होता है उसमें कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक लघु केंद्रक और एक गुरु केंद्रक। तो पहला यहां से सवाल बन सकता है, इसको स्टार लगा लेना कि 2 केंद्रक किसकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो पैरामीशियम। फिर एक कंडीशन और आती है, इसको तो बिल्कुल ही स्टार बना के रखना है कि बहुकेंद्रक, जिसमें ढेर सारे केंद्रक हो, उसको बोलते हैं बहुकेंद्रकीय कोशिका। अब इसके भी उदाहरण आपको याद रखने हैं, इसका भी एग्जाम्पल याद रखना है। नारियल देखा है, नारियल, तो नारियल के अंदर जो पानी होता है, नारियल पानी, वो एक एग्जाम्पल है बहुकेंद्रकीय कोशिका का। तो नारियल पानी। दूसरी चीज, दूसरा जो एग्जाम्पल याद रखना है वो याद रखना है आपको एस्कैरिस। एस्कैरिस जो होता है, एस्कैरिस की अधिचर्म, वो भी बहुकेंद्रकीय कोशिका होती है। एस्कैरिस की गोलक्रमी इसको बोलते हैं। गोलक्रमी की जो अधिचर्म होती है वो भी बहुकोशिकीय होती है। तो 2 चीजें, 2 सवाल बन सकते हैं कि बहुकेंद्रकीय कोशिका किस में पाई जाती है, तो नारियल पानी में, और गोलक्रमी की अधिचर्म में। द्विकेंद्रक या 2 केंद्रक किसकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो पैरामीशियम में। एक केंद्रक का सवाल बनेगा नहीं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? समझ गए ना कि किसमें 2 केंद्रक, तो पैरामीशियम में बहुकेंद्रक, तो नारियल पानी और एस्कैरिस की अधिचर्म में। अब ये बनते कैसे हैं, बहुत डेप्थ की बातें हैं। कोशिकाओं का संलयन होता है और कोशिकाओं के संलयन को सिंसेंसियम बोलते हैं।
और सिंसेंसियम की प्रक्रिया से नारियल पानी बनता है, और उससे जो केंद्रक होते हैं वो आपस में संलयित होकर बहुकेंद्रक बन जाते हैं, बहुकेंद्रकीय कोशिका बन जाती है। ठीक है, चाहे लिख लो कि कोशिकाओं का संलयन क्या कहलाता है, कोशिकाओं का संलयन सिंसेंसियम कहलाता है, सिंसेंसियम। कोशिकाएं जब ढेर सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक कोशिका का निर्माण करें तो वो कंडीशन होती है सिंसेंसियम की कंडीशन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, आगे देखो। अब इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इसका रासायनिक संगठन क्या है केंद्रक का? केंद्रक का रासायनिक संगठन की केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? जाहिर सी बात है, मानव शरीर या किसी का भी शरीर हो वो प्रोटीन से बना है तो प्रोटीन पाई जाएगी। अब प्रोटीन भी दो टाइप की, एक हिस्टोन प्रोटीन और दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। पूछा जाता है सवाल कि हिस्टोन प्रोटीन कोशिका के किस अंग में पाई जाती है, तो केंद्रक में पाई जाती है। फिर दूसरी चीज जो पाई जाएगी वो फास्फोलिपिड, वसा। जो तीसरी चीज पाई जाएगी वो होगा नाभिकीय अम्ल। और जो नाभिकीय अम्ल होते हैं उन्हीं नाभिकीय अम्लों में दो अम्ल याद रखने हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएन। अब अगर आपसे सवाल पूछे कि मानव शरीर में डीएनए किस फॉर्म में पाया जाता है, तो किस फॉर्म में पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें, प्रोटीन, फास्फोलिपिड और नाभिकीय अम्ल। डीएनए और आरएनए की एक अलग क्लास होगी पूरी, डीएनए की अलग और आरएनए की अलग। ठीक, तो ये तीन चीजें रासायनिक संगठन इसका, प्रोटीन, फास्फोलिपिड और नाभिकीय अम्ल। उसके बाद में इसकी जो संरचना होती है वो पढ़ेंगे कि संरचना किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो संरचना, मान लो ये एक कोशिका है, ये केंद्रक है। अब केंद्रक के अंदर क्या क्या होगा, तो केंद्रक अगर ये है तो उसकी एक झिल्ली होगी केंद्रक को कवर करने वाली, होगी ना। जैसे कोशिका को कवर करने वाली एक झिल्ली थी, वैसे ही केंद्रक को कवर करने वाली एक झिल्ली। तो पहली चीज केंद्रक झिल्ली, समझ गए? जैसे कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भरा था, वैसे ही केंद्रक के अंदर क्या भरा होगा? केंद्रक द्रव्य। कोशिका के अंदर जिस प्रकार से कोशिका द्रव्य भरा रहता है, उसी प्रकार से केंद्रक के अंदर क्या भरा रहता है? केंद्रक द्रव्य भरा रहता है। तीसरी चीज केंद्रिका पाई जाती है। और जो चौथी चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, क्रोमैटिन जाल। और क्रोमैटिन जाल में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि केंद्रक में गुणसूत्र या जीन्स किस रूप में होते हैं, तो किस रूप में होते हैं? क्रोमैटिन जाल के रूप में। केंद्रक में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो जीन्स पाए जाते हैं, वो किस रूप में पाए जाते हैं? तो क्रोमैटिन जाल के रूप में। ठीक है, तो ये था आपका केंद्रक। और केंद्रक के कार्य क्या हैं? तो ये पूरी सेल के सारे कार्यों को निर्देशित कौन करता है? कार्य क्या होंगे? क्योंकि इसे ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है, सेल का मस्तिष्क। मस्तिष्क जो काम हम लोगों का मस्तिष्क हमारे लिए करता है, वही काम कोशिका के लिए कौन करता है? केंद्रक। तो पूरी कोशिका का नियंत्रण, कोशिका पर नियंत्रण, निर्देशन
ये सारे कार्य कौन करता है? कोशिका के नियंत्रण एवं निर्देशन का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। ये चीजें समझ गए ना, सारी चीजें। अब ये जो 4 पार्ट हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमेटिन जाल, इनको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे कि इनका क्या मतलब है, इनका काम क्या है, ये क्या काम करते हैं। ठीक, ओके। अगर हाँ लेक्चर अच्छा लगे तो यार लाइक ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू।